नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां 24 घंटे में 3 शव बरामद हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 लाशें मिली हैं। पड़ाव इलाके में बोरे में बताया जा रहा है कि ये शव बरामद हुए हैं। कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की आशंका जाहिर की गई। सिरोल पहाड़ी पर कार में भी लाश मिली है। थाटीपुर इलाके में नाले में एक युवक की लाश बरामद हुई और कल शाम से ये युवक लापता था। हत्या कर लाश को नाले में फेंकने की आशंका है। उधर थाटीपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से 24 घंटे के अंदर अलग अलग इलाकों से, क्षेत्रों से 3 लाशें बरामद हुई हैं, शव बरामद हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से ये शव बरामद हुए। इनमें पड़ाव इलाके में बोरे में शव बरामद हुआ। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। दूसरी जो लाश है, शव है, सिरोल पहाड़ी पर कार में शव बरामद हुआ। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, ये 24 घंटे के अंदर हैरान करने वाला मामला है। अज्ञात शव, हत्या की आशंका, 3 लाशें अलग अलग इलाकों से, क्या बता रही पुलिस? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर में बीती रात 12 बजे के बाद से आज सुबह 6 बजे तक 3 अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की लाश मिली है। पड़ाव थाना क्षेत्र में अमृतलाल जाटव नाम के युवक की उसके घर में लाश मिली है और इसका सिर जो है धड़ से काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में इमरान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जो लाश मिली है वो थाटीपुर थाना क्षेत्र में मिली है। एक कारीगर है जो कल शाम से लापता हुआ था, संभवतः उसकी भी हत्या करके उसका शव नाले में फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीसरी जो लाश मिली है वो सिरोल पहाड़िया इलाके में मिली है। कार में सचिन तोमर नाम का ये युवक है और ये भी कल से लापता था। उसके बाद इसकी लाश कार में मिली है। इसमें भी हत्या की आशंका है सिरोल पुलिस को। तो 3 बड़ी घटनाओं के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और इन तीनों मामलों की जांच के लिए फोरेंसिक सहित तमाम जो एक्सपर्ट की टीम है पुलिस की मौके पर है और जांच की जा रही है तीनों हत्या के मामले के आशंकित इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ये सवाल खड़ी करती हैं जो 3 लाशें अलग अलग इलाकों से बरामद हुई हैं। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 अलग अलग इलाके ग्वालियर के जहां पर शव मिले हैं। और अगली खबर भी ग्वालियर से है, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर छापा मारा है। ईओडब्ल्यू को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने डीबी सिटी स्थित उनके घर पहुंचकर कार्रवाई की। उस दौरान करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा भी मिला है, जिसमें 3,70,000 नकदी, 250 ग्राम सोना बरामद हुआ है। वहीं भोपाल में फ्लैट, ग्वालियर में 2 मकान और खेती की जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। टीम आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो ये अहम खबर ग्वालियर से है, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर छापा मारा है। सुशील हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ गए। सुशील, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं ये रविंद्र सिंह, लेकिन स्वाभाविक है कि जो संपत्ति है वो इनकी आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। यही एक बड़ी वजह कार्रवाई की। क्या हासिल हुआ अभी तक शाखा को या फिर छापेमारी टीम को? बिल्कुल, देखिए ईओडब्ल्यू की टीम ने जो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ है रविंद्र सिंह कुशवाहा, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला दर्ज किया था और उसमें भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज हुआ था। और उसी मामले के तहत आज जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने अल सुबह इनके ग्वालियर के डीवी सिटी मॉल इलाके में स्थित पोश बंगले पर दबिश दी और दबिश के दौरान अभी तक जो जानकारियां सामने आई है, 50 बीघे से ज्यादा बेशकीमती जमीन और करीब 8 से 10 इनके मकान, फ्लैट है जो ग्वालियर, डबरा, भोपाल सहित अन्य शहरों में है। इसके अलावा इनके पास नकदी भी मिली है, जेवरात की बड़ी तादाद में मिला है। इसके साथ ही इनके पास बैंक, एफडी पॉलिसी और अन्य जो है संपत्ति होने की जानकारी मिली है। प्रारंभिक तौर पर अभी 20 से 25 करोड़ की संपत्ति का आकलन ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह से अब तक किया है इनके पास जो मिली है। और आज शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और इनके जो अलग अलग इलाकों में मकान है वहां भी संभवतः ईओडब्ल्यू की टीमें जाकर सर्चिंग की कार्रवाई करेगी कि आखिरकार कितनी इनके पास अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति है। तो एक बड़ा मामला है और निश्चित तौर पर इस खुलासे के बाद आप शाम तक कई और खुलासे हो सकते हैं कि किस तरह से इनकी संपत्ति बढ़ी है, क्योंकि इनकी जो आय है, आय के मुताबिक जो इनके पास बचत होना चाहिए उससे करीब 50 से ज्यादा गुना इनके पास संपत्ति पाई गई है। ईओडब्ल्यू ने पहले पाया था जांच में और उसी के बाद आज उसी के तहत ये सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है और शाम तक इसमें
तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितनी इनके पास संपत्ति है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इसके अलावा सुशील, इनके बारे में क्या और डिटेल है, कहां कहां ये पदस्थ रहे हैं एसडीओ रविंद्र सिंह? दूसरी बात की बहुत सारी संपत्ति ऐसी भी होती है जो आप अपने नाम पर या अपने बेटे या पत्नी के नाम पर ना करके किसी और के नाम भी कर देते हैं, ऐसी भी संपत्ति होने की आशंकाएं हैं क्या? बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि इस तरह की संपत्ति भी हो इनके पास, लेकिन अभी जो इनके डीबी सिटी स्थित बंगले पर जो दस्तावेज में मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर इनके खुद के नाम पर, इनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर मकान, फ्लैट और पॉश इलाकों में दुकानें, और इसके अलावा जो खेती की जमीन है 50 बीघे से ज्यादा जमीन जो डबरा बिलवा इलाके में है, वो इनके परिवार के नाम पर ही है। अब और जो दस्तावेज मिलेंगे, सामने आएंगे, उन दस्तावेजों के आधार पर ईओडब्ल्यू इसमें ये तय करेगी कि आखिरकार इनके परिवार के अलावा भी क्या इन्होंने अन्य लोगों के नाम पर संपत्ति खरीदी है। और अगर इस तरह के दस्तावेज मिलते हैं तो उसमें भी अलग से कार्रवाई ईओडब्ल्यू के द्वारा जांच के बाद की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर इनकी खुद की संपत्ति, इनके जो आश्रित पत्नी, बच्चे और भाई बंद जो भी है, उनकी संपत्तियों का इसमें सर्चिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। और इसके अलावा इनके जेवरात, नकदी, बिल्कुल ईओडब्ल्यू लगातार खंगाल रही है कि कहां कहां इनकी संपत्ति और हो सकती है, और हालांकि बड़ी जो ऐसी संपत्ति जिसका स्रोत अभी तक साफ नहीं हो पाया है, ईओडब्ल्यू को हासिल हुए हैं। बड़ी खबर भोपाल से है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल से मुलाकात की है कमलनाथ ने। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन पहुंचे हैं और नए नियुक्त हुए राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की है। कल शपथ ग्रहण समारोह में भी कमलनाथ मौजूद थे और आज विशेष तौर से राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया ये सौजन्य भेंट थी, सौजन्य मुलाकात थी या फिर कुछ और एजेंडा भी था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व सीएम कमलनाथ राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC/ST कितने असुरक्षित हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC/ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में SC/ST कहीं नहीं है, ये किस तरह सुरक्षित रहे। मैंने उनको अवगत कराया कि आज अपने प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट है, हमारी आर्थिक गतिविधि समाप्त है। तो कहाँ घसीटा जा रहा है हमारा प्रदेश। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, मीडिया से बात कर रहे थे कमलनाथ, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और इस लिहाज से हम ये सौजन्य भेंट ना कहें बल्कि इसे कहें कि ये राजनीतिक मुलाकात भी थी, एक लिहाज से एक वर्ग के साथ खुद को खड़ा दिखाने की। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि ये दृष्टिकोण कांग्रेस का था। कमलनाथ के पास जो कांग्रेस की तरफ से फीडबैक आया, उस फीडबैक के नजरिए से ये पूरी बातें जो हैं उनको अवगत कराया गया राज्यपाल से। प्रदेश में क्या स्थिति कांग्रेस के नजरिए से है उसको लेके बताया गया। नेवा की घटना के अलावा कई SC/ST वर्ग के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जिक्र किया गया और उनसे बताया गया कि ट्राइबल क्षेत्र में राज्यपाल ने का अनुभव काफी है, इसलिए इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और उन्होंने पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो या फिर किसानों के साथ का मसला हो या फिर व्यापारियों की परेशानी हो या बेरोजगारी का मसला हो, उन्होंने कहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की चौपट हो गई है, ऐसे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसके बाद जरूर उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के दौरे पे कहा है कि वो 11 दिन से अस्पताल में थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अब वो मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे। कल जो उन्होंने बैठक ली थी, ये बैठक के दौर जो है वो रोजाना होते हैं और आगे भी जारी रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने 2023 के सरकार बनाने के सवाल पर
उन्होंने कहा है कि उन्हें मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, मध्य प्रदेश की जनता जो है सच्चाई का साथ देगी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि महंगाई की कोई सीमा नहीं है। और जिस तरीके से 2013-14 में भाषण दिए गए थे, स्लोगन दिए गए थे स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया का, वो कहाँ है, किधर है, इस तरीके का तंज भी जो है कमलनाथ ने कसा है। तो मध्य प्रदेश से लेके केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं निशाने पे कमलनाथ ने इस मुलाकात के बाद लिया है। हालांकि सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के सवाल पे कमलनाथ ने ये कहा है कि ये बीजेपी और सिंधिया के बीच का फैसला है, वे खुश रहे, इस तरीके की बात का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस बात का भी तंज कसा है कि जब उनसे सवाल पूछा गया है कि बीजेपी में आने पर सिंधिया को सम्मान मिला, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें सम्मान जरूर मिला और ये देखने वाली बात होगी कि अब ये गाड़ी किस तरीके से आगे चलेगी। तो तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर कमलनाथ देते हुए नजर आए, लेकिन निशाने पर मध्य प्रदेश की सरकार भी थी और केंद्र की सरकार भी थी। बिल्कुल मनोज, लेकिन जिस अंदाज में वो अलग अलग मसलों पर न केवल केंद्र को, राज्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस लिहाज से हम यही माने कि अब तैयारियां केंद्र और राज्य को कटघरे में खड़ा कर आने वाले चुनाव की मद्देनजर या फिर निकाय चुनाव के मद्देनजर भी हम इसे देखें क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से कल बैठक को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब वो पूरे दिन जो है वो बैठक करेंगे, अपने कांग्रेस के परिवार के सदस्यों से चर्चा करेंगे। और उन्होंने सबसे जोर देके इस बात को कहा कि अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और अब पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे स्टेट का मैं दौरा करूंगा, चर्चा करूंगा, लोगों से मिलूंगा। यानी पूरी ये इलेक्शन मोड पर जो है वो कांग्रेस आ चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव हो या मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की नजर इस बयान से आ रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आंका जा सकता है। बहुत शुक्रिया। मनाता नहीं, ऊना स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज ने साफ कर दिया है कि परीक्षा वही देगा जो टीका ले लेगा। यही वजह है कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉलेजों में वैक्सीनेशन के विशेष सत्र आयोजित किए गए। बिना वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन। टीका लगवाइए तभी परीक्षा देने आइए। बचाइए जान, यही सबसे बड़ा इम्तिहान। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने आएगा उसके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि उसका जो है कम से कम फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन की हुई होनी चाहिए, अन्यथा उसको परीक्षा में जो है एंट्री नहीं देगी। दो टुक बात, पहले टीका लगवाइए फिर परीक्षा देने आइए, क्योंकि सवाल जिंदगी का है और जान से बड़ी कोई जानकारी नहीं हो सकती। ये तस्वीरें ऊना की हैं। यहाँ पीजी कॉलेज सहित जिला भर के कॉलेजों में ही छात्रों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष सत्र शुरू किया गया, ताकि परीक्षा के दौरान संक्रमण फैल न पाए, किसी को कोरोना का खौफ न सताए। क्योंकि स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और अन्य स्टाफ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो भी विद्यार्थी या अध्यापक या दूसरा अन्य जो हमारा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, सभी को वैक्सीनेशन करवाई जाए। कॉलेज प्रबंधन ने जब टीकाकरण को अनिवार्य किया तो जिला प्रशासन ने भी जमकर साथ दिया। महीनों बाद शिक्षण संस्थान दोबारा खुल रहे हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन के जरिए छात्रों को पहले ही सुरक्षित करना ही समझदारी है। वैसे भी जिले में आधे से अधिक योग्य आबादी को टीका लगवाया जा चुका है। जितने भी शिक्षा संस्थान है उनके जो टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको प्रायोरिटी दी गई है। उनका जो है हम कर रहे हैं और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और 58% जो है हमने फर्स्ट डोज जो है टारगेटेड पॉपुलेशन को दे दी गई। भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब छात्र सुरक्षित हो, और तभी मजबूत होगा जब छात्र बेखौफ होकर पढ़े और खुद को गढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल
संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर